दोस्तों आज नई बुक शुरू कर रहा हूं श्रीनिधि सिद्धांतालंकार की मचान पर 49 दिन। दोस्तों श्रीनिधि सिद्धांतालंकार जी जो थे ये जंगल में जाते थे, शिकारी की तरह ही जाते थे, लेकिन हिंसक शिकारी बन के नहीं जाते थे और जंगल में जाके अपना मचान बांधते थे, वहां रात को रहते थे। बचपन से ही जंगल जाने का, वहां अपना दिन बिताने का, रातें बिताने का बहुत शौक था। एक्चुअली ये वाइल्ड लाइफ के प्रेमी थे और उस टाइम पे जंगल में जाके उनके जंगली जानवरों से, हिंसक जानवरों से जो उनका एनकाउंटर हुआ, वही सब डिटेल्स दिए हैं उन्होंने मचान पर 49 दिन। अब दोस्तों कहानी की जो शुरुआत होती है वो यमकेश्वर से होती है। गढ़वाल की जो प्रसिद्ध नदी है रवासन, उसका जन्म हुआ जिमराड़ी गांव से और वहां पे उसका नाम रवासन नहीं है, उसका नाम है सप्तरुद्रा। अब यमकेश्वर से 6 मील नीचे जब वो बह के आती है तो वहां उसमें 2 नदियां और मिल जाती है, एक का नाम है थल और दूसरे का नाम है जड़पानी। ये टोटल 26 मील की नदी है जिसके पहले 16 मील बहुत ही सुंदर है। जब वो पहाड़ के अंदर से बहती है उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन जब ये प्लेन से पहुंचती है लाल ढांग तो यहाँ इसकी सारी ब्यूटी खत्म हो जाती है, क्योंकि इससे नहरें निकाल ली जाती हैं और नदी में पानी ना के बराबर बसता है और एक तरह से सूखे नाले के रूप में मालिनी से थोड़ा ऊपर गौजिया के पास में ये नदी गंगा नदी में मिल जाती है। अब श्रीनिधि बताते हैं कि इस नदी के तटों पर जाके घूमने का इनको मौका मिला 1935 में। ये जगह उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने सोचा एक बार 3 महीने आके यहीं रहूंगा। यहाँ इनको बहुत सारे टाइगर के पगमार्क, लेपर्ड के पगमार्क और फुटप्रिंट्स मिले हाथियों के, जो कि जो राहगीर निकलते हैं उनको पीछा करके उनको दौड़ाते थे और उनको मजा आता था। ये जो 3 मंथ्स निकालने का इन्होंने सोचा था, ये निकालने में उनको 4 साल लग गए। 1939 में वो टाइम जो उन्होंने बिताने का सोचा था, वो टाइम किसी तरह से उन्होंने निकाला। आज जब वो श्रीनिधि इस स्टोरी को लिख रहे हैं, वो टाइम जब मचान पर उन्होंने दिन गुजारे थे, 23 साल पहले की घटना थी जिसको वो याद करके आज कहानी लिख रहे हैं। और उनको एक एक बात याद है। भाई खान स्रोत वो भाई खान स्रोत वो नदी है, छोटे छोटे जो पहाड़ी नाले होते हैं उसका नाम है। 5 बिगड़ैल हाथियों का झुंड, एक वो घुड़सवार शिकारी जो आगे, ये सारी घटनाएं इसमें आगे आएंगी। एक मैन ईटर टाइग्रेस और रवासन का वो टस्कर जो कि अपने दांतों से पेड़ को ही गिराए दे रहा था। उन सबकी आवाजें, उनकी सबकी गूंज आज भी उनके कानों में गूंज रही है। श्रीनिधि बताते हैं कि वो दिल्ली के माहौल से तंग आकर हरिद्वार के उस आश्रम में आके रुके हुए थे जहां एक जंगल कोठी थी और हमेशा ही वहां रुका करते थे। तो जो ये मचान पर 49 दिन वाली यात्रा थी, इसकी प्लानिंग वहीं पे बनी थी। जब ये अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, क्या क्या सामान ले जाना है, कैसे कैसे कैरी करना है, सारी प्लानिंग वहीं बैठ के बनी थी। वहीं पे इन्होंने डेट भी फिक्स करी और इन्होंने तो पूरी जिंदगी ट्रैवल किया था, कोई ट्रैवल करना इनकी नई बात नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों इनको ऐसा लग रहा था कि ये यात्रा बड़ी खास होने वाली है या ये जिंदगी की पहली ऐसी यात्रा है। अब जब ट्रैवल डेट नजदीक आ गई, 5-6 दिन ही बचे थे, तभी इनको एक ऐसा काम आ गया कि इनको अर्जेंटली दिल्ली जाना पड़ गया। और जब ये दिल्ली पहुंचे तो वहां पर आई इनके दोस्त विपिन की चिट्ठी। अब उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि प्रिय मित्र विपिन, तुम दिल्ली कैसे पहुंच गए, तुम्हें दिल्ली से इतना लगाव कब से हो गया। बोला हम लोग उस जंगल कोठी में रुके थे, वहां तुम नहीं मिले, भाभी ने अच्छे से खातिरदारी करी, उसके बाद हम लोग स्टेशन के पास में उस आश्रम में आके रुक गए हैं जहां तुम अक्सर आके रुकते हो। ट्रैवल की पूरी तैयारी हो चुकी है, सारा सामान खरीद लिया है, जो थोड़ा बहुत बचा है वो कल खरीद लेंगे। बोला हमने सारी तैयारी पूरी कर ली है, तुम 23 दिसंबर की दोपहर तक पक्का पहुंच जाना और जब तुम आ जाओगे उसके बाद अब 4 बजे हम निकलेंगे आगे की यात्रा के लिए। और ध्यान रखना हेडलाइट और लाइटर लाना मत भूलना। और तुमको शेखर, श्याम और शिशिर की तरफ से नमस्कार, मैं विपिन। अब ये लेटर पाके जो इनके मन में डाउट आ रहा था, उनको लग रहा था क्या पता ये वाली ट्रिप कैंसिल हो जाए, लेकिन उनको लगा कि जब इन्होंने सारी तैयारी कर ली है तो ये ट्रिप तो होके रहेगी। अब इनके 2 दोस्त कुमार और आनंद दिल्ली में ही थे, तो उनको भी लेटर दिखा दिया कि भाई सब कुछ प्रिपरेशन हो चुकी है, तुम लोग भी बिल्कुल रेडी रहना। ये 23 दिसंबर को अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार पहुंच गए। अब जब ये आश्रम पहुंचे, देखा एक बैलगाड़ी खड़ी हुई है, उसमें एक आदमी चादर तान के सो रहा है, तो ये समझ गए कि ये अपनी जो ट्रिप है उसके लिए बैलगाड़ी बुलाई है इनके दोस्तों ने, और जो अपना हैवी लोड होगा कैंपिंग और मचान पे रहने के हिसाब से, वो इस बैलगाड़ी में कैरी किया जाएगा। अब जैसे ही अंदर एंटर हुए, विपिन इनको दिख गया, इनका जो दोस्त जिसने लेटर लिखा था। अब जो स्टोर रूम में जाके देखा तो इतनी बढ़िया तैयारी विपिन ने कर रखी थी, इसमें कोई भी कमी कोई निकाल नहीं सकता था। अब क्योंकि ये 7 लोग जाने वाले थे, तो होल्डाल में लिपटे हुए 7 बिस्तर थे। पुराने जमाने में होल्डाल में अपने बिस्तर लेके लोग ट्रेन में भी ट्रैवल करते थे, तो होल्डाल लेके ट्रैवल करते थे।
क्योंकि उस टाइम रेलवे की बर्थ भी जो होती थी लकड़ी की बनी हुई होती थी, उसमें गद्दे नहीं होते थे। 7 सूटकेस, 5-6 बोरियां जिसमें बहुत सारे सामान थे, लकड़ी की पेटियां, 6-7 कनस्तर थे जिसमें कि खाने का सामान भरा हुआ था, टेंट और दुनिया भर के सामान जो कि ट्रिप में जरूरी थे। अभी इन्होंने देखा कि 10:30 ही बजे थे, क्योंकि 10 बजे आए थे और अभी तो 5 घंटे थे इनके निकलने में। तो इन्होंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लें या सो लें। ये लेटे ही थे कि इनका दोस्त शिशिर आ गया। बोले मेरे पापा ने आपके लिए ये गिफ्ट भेजा है। ये उठ के बैठ गया। इन्होंने पूछा क्या है इसमें शिशिर। अब जो पेटी थी बड़ी सुंदर सी थी। इसकी लंबाई करीब 2.25 फुट थी और चौड़ाई करीब 7 इंच थी। चमड़े से मड़वाई हुई थी और खाकी जीन का पूरा उसमें एक अस्तर लगाया गया था। जब खोल के देखा तो बड़ा ही सुंदर धनुष और जो उसके साथ तरकश होता है वो था। नए फैशन का धनुष था। 4 फुट की लंबाई थी, लेकिन उसको फोल्डिंग बनाने के लिए सिस्टम था कि 2-2 फुट के 2 हिस्से बन जाते थे। अब इसके बीच में क्या था, पीतल के 2 सॉकेट से लगे थे, तो दोनों को आपस में टाइट कर दो तो एकदम मजबूती के साथ वो धनुष बन जाता था। और एक पेटी में बांस के जो बाण होते हैं, बाण भी थे। बाण में केवल आगे का जो नुकीला किनारा होता है मेटल का, वो नहीं था। तो श्रीनिधि ने कहा कि नए फैशन का धनुष है तो इसके जो बांस के जो कोने वाले होते हैं, फलक भी होने चाहिए थे नए फैशन वाले। तो शिशिर ने बोला वो भी हैं। दूसरा बॉक्स देखिए। देखा तो करीब 2 दर्जन बहुत ही सुंदर चमकीले फलक भी थे, लेकिन देखा उसमें नोक नहीं थी। तो उन्होंने कहा नोकदार क्यों नहीं है। तो शिशिर ने बोला आप नोकदार चाहते कहाँ हो, आप कहते हो इससे हिंसा को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए बिना नोक वाले हैं। अब जैसे ही उन्होंने जोड़ा त्रिशूल को और एक निशाना लेने लगे, तभी वहां पे शंभू आ गया और उसने कहा कि विपिन बाबू गाड़ी में सामान लादा जा रहा है, लेकिन 2-3 सामान नहीं मिल रहे हैं। बोले जो आपने 4 बोरियां रखी थी उसमें रस्सी की सीढ़ियां और आयल क्लॉथों का पता नहीं चल रहा है, तो आप आ जाइए, थोड़ा बताइए। अब इनका थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया था। जो इनको 4 बजे निकलना था तो बैलगाड़ी को 2 बजे ही भेज रहे थे, क्योंकि चिल्ला रेंज की जो चौकी थी, जहां से मैं अक्सर अपने रिजॉर्ट जाता हूं तो वहीं से निकलता हूं, तो वो दुनिया भर के उसमें पहाड़ी स्रोत थे और चढ़ाई थी। आज भी चढ़ाई मिलती है हम जब जाते हैं, तो बैलगाड़ी को कम से कम 3 घंटे लगते हैं। और वहां पे टाइगर, लेपर्ड और हाथी, दुनिया भर के जानवर भरे हुए हैं। वो जो मुझे लकड़बग्गा मिला था मेरे वीडियो में, वो भी उसी जगह मिला था जहां की ये घटना बता रहे हैं। तो इसलिए वो बैलों के लिए खतरा बन जाते हैं। तो इसलिए बैल सनसेट के पहले पहले वहां पहुंच जाते हैं जहां इनको फर्स्ट नाइट होल्ड करना था। इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि बैलगाड़ी को पहले निकाल देंगे। अब ठीक 2 बजे बैलगाड़ी को निकाल दिया। शंभू, वीर सिंह, श्याम और आनंद, ये 4 लोग बैलगाड़ी में चले। ये भी निकल सकते थे साथ में, लेकिन इनको हरिद्वार से कुछ सामान खरीदना। हेडलाइट और लाइटर तो दिल्ली से ले आए थे, लेकिन इनको जो कैमरे थे उसकी फिल्म लेनी थी, टॉर्च के लिए एक्स्ट्रा बैटरीज, पानी के लिए कैनवस की कुछ छागलें लेनी थी। छागल दोस्तों एक कपड़े से बना, मोटे कपड़े से बना हुआ पानी का बर्तन होता है। मैंने बहुत यूज किया है पापा के साथ में, जब मैं उनके साथ ट्रैवल करता था बचपन में। जो मैं अपनी वाइल्ड लाइफ के किस्से बताता हूँ, उस टाइम पे ये मयूर जग वगैरह लेके चलने का फायदा नहीं था, क्योंकि गर्म पानी, इनमें पानी गर्म हो जाता था, क्योंकि बर्फ कहीं मिलती नहीं थी रास्ते में। फ्रिज भी रास्ते में नहीं मिलते थे, हम गाँव में जाते थे, हमें मिलता था केवल हैंडपंप का पानी। तो गाड़ी में 2-3 कपड़े की छागल होती थी, उसमें प्रॉपर ढक्कन होता था। किसी भी हैंडपंप में पानी भरो और उसको गाड़ी के आगे टांग दो, साइड में दोनों तरफ टांग दो। जैसे ही हवा चलती थी, गाड़ी तेज चलती थी, तो उसमें पानी वेपराइज होता था, तो अंदर का पानी ठंडा हो जाता। जिस तरीके से मटके का पानी ठंडा होता है, मटके का पानी क्यों ठंडा होता है उसमें थोड़ा ज्ञान बांट दूं मैं आपको। जिस तरह से हमारी बॉडी में क्रोसिन जो है, दवाई जो है, हमारा बुखार खत्म कर देती है, उसका क्या रीजन है? रीजन है कि जब हम क्रोसिन खाते हैं तो पसीना स्किन के ऊपरी सरफेस पे आ जाता है, और पसीना आने से हमें ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि पसीना वेपराइज होता है, भाप बन के उड़ता है, वो सरफेस ठंडी हो जाती है। इस तरह से बुखार को कम करती है क्रोसिन, अंदर की हीट को। ठीक इसी तरह से मटका अपने पानी को ठंडा करता है। मटके के हल्के हल्के छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें दिखते नहीं आंखों से, वो उससे पानी सरफेस पे आता है, वो उड़ जाता है भाप बन के, तो अंदर वाला पानी ठंडा होता जाता है। उसी तरीके से छागल काम करती है। छागल में जब पानी उड़ता है तो अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। होती पूरी कपड़े की है, मोटे कपड़े की, हल्का हल्का पानी रिसता रहता है और अंदर पानी ऐसा चिल्ड हो जाता है जैसे फ्रिज का पानी। तो उसी छागल की ये बात कर रहे हैं। अब इन्होंने सामान खरीदा, फिर ये चिल्ला रेंज की तरफ चले। अब ये तो वहां के उस टाइम के हरिद्वार का वर्णन कर रहे हैं। बोले मायापुरी के चुंगी घर के पास से निकल के हरिद्वार का प्रसिद्ध बांध दिखाई देता है, वही बांध जो चिल्ला वाला बांध है, जहां से एक पानी हर की पौड़ी की तरफ जा रहा है। जो हमारे रिजॉर्ट जाने के लिए आप गंगा नदी का पुल क्रॉस करते हो, उसके लेफ्ट हैंड साइड में ये बांध दिखता है। यहाँ से गंगा के नील धारा के दर्शन होते हैं और वहां पे नावों का पुल बना है, यानी उस टाइम पे गंगा में पंटून पुल भी था वहां पे, तो नावों बांध के पुल बनाया हुआ है। और जब आप 2 पैसा पर पर्सन देते हो तो आप उस पुल से क्रॉस कर सकते हो।
पुल पे खड़े होके जब आप बाइनोकुलर से दृश्य देखते हो तो गजब दिखता है। अब गौरीवन की तरह से भागीरथी नदी यानी कि गंगा नदी बह के आ रही है। और एक्चुअली भागीरथी ने लिख दिया है क्योंकि भागीरथी तो देवप्रयाग के पहले तक नाम है, उसके बाद अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा नदी का नाम गंगा हो जाता है, लेकिन एक उपमा के लिए उन्होंने भागीरथी लिख दिया है। और उसके बाद वहां जंगली मुर्गे और जल मुर्गियां जो पानी में खेल रही हैं, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। पुल से उतरते ही रेत का बड़ा लंबा सा मैदान है, क्योंकि बारिश में पानी ऊपर चढ़ जाता है, बाद में नीचे उतरता है तो किनारे किनारे रेत जमा हो जाती है। इसके बाद शिवालिक की पर्वत श्रेणियां खड़ी हैं सामने। वो हमारा मणिकूट पर्वत भी शिवालिक रेंजेस ही है। वहां का एक एक पेड़, एक एक पत्ता इतना सुंदर लग रहा है कि उसका क्या कहना। तलहटी में कामराज जी का मंदिर है और ऊपर पहाड़ के ऊपर सफेद चंडी माता का मंदिर दिख रहा है। जब हम गंगा नदी का पुल क्रॉस करके लेफ्ट लेते हैं, ऊपर ही चंडी माता का मंदिर दिखता है, आगे जाके सीढ़ियां भी आती है चंडी माता की। इन घने जंगलों में बचपन में पता नहीं मैं कितना घूमा, क्योंकि इनको बचपन से ही श्रीनिधि को शौक था जंगलों में घूमने का। और ये हरिद्वार में आके रुकते थे। हरिद्वार और चिल्ला का डिस्टेंस केवल 6 किलोमीटर है। बोले इन पेड़ों ने मुझे अपने फल भी खिलाए हैं और मुझे आश्रय भी दिया। जब कोई जानवर पीछे पड़ जाता था तो पेड़ पे चढ़ के ही मैं शरण लेता था। आज जब दिल्ली से गाड़ी से आ रहे थे तो पूरे रास्ते सोच रहे थे कि ऐसा क्या है इन जंगलों में जो बार बार मुझे बुलाता है। ये सवाल तो मैं भी पूछता हूँ अपने आप से। वहीं कामराज मंदिर के पास में एक पहाड़ी नाला था, उस पर निगाह डाली तो देखा तो इनकी बैलगाड़ी खड़ी हुई है और बैल आराम से जुगाली कर रहे हैं। अब ये क्योंकि दूरबीन से देख रहे थे तो इन्होंने अपने साथियों से बोला, देखो अपनी बैलगाड़ी तो साइड में खड़ी है और शंभू एक बाबा जी से बात कर रहा है। सबने देखा, बोले ये यहाँ क्यों खड़ी है, इसको तो अभी चिल्ला रेंज पहुंच जाना था, इसीलिए इसको जल्दी भेजा था क्योंकि रास्ते में जंगली जानवर मिलते हैं। जब वहां पहुंचे तो शंभू घबराया था, बोला बाबूजी गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी, आगे बहुत संकट है। बोला बाबूजी अभी कंडरा की तरफ से एक बस आ रही थी, वहां पे जंगली हाथियों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया है। बस तो आ गई किसी तरह से, लेकिन हाथी अभी वहीं खड़े हैं और गाड़ी वाहन आगे जाने से मना कर रहा है। इन्होंने पूछा तुम्हें किसने बताया कि हमला हुआ? बोला इन पुजारी जी ने बताया। उन्होंने पूछा पुजारी जी क्या आपने अपनी आंखों से देखा है हाथियों को हमला करते? बोले मैंने क्या, बहुत सारे पूरी बस्ती के लोगों ने देखा है। इन्होंने पूछा आनंद और श्याम कहाँ है? बोला हमने बार बार मना किया लेकिन फिर भी वो उन हाथियों के पीछे जंगल में चले गए। इन्होंने पूछा कितना टाइम हो गया? बोले 1.5 घंटा हो गया। अब इन्होंने घड़ी देखी, 4:45 बज रहे थे। अभी उस टाइम का जो सनसेट का टाइम था उसमें आधा घंटा बाकी था। अब इन्होंने हेडलाइट और टॉर्च ले लिया और भाई खान स्रोत की तरफ चल दिए। भाई खान स्रोत एक छोटे पहाड़ी नाले का नाम है। अब शंभू और वीर सिंह से ने कहा कि वो जो चारों टेंट हैं बैलगाड़ी में, मंदिर के पास रेत में लगा दो। और ये भी बोल दिया कि जो गाड़ी में सामान है टेंट के अंदर प्रॉपरली जमा दो, अगर हमें आने में लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करना, हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे, तुम सामान की सुरक्षा करना। अब जहां पे इनकी बैलगाड़ी खड़ी थी, जहां इन्होंने टेंट लगाए थे, एक तो भाई खान स्रोत जो पहाड़ी नाला था, एक चंडी स्रोत, 2 स्रोत वहीं पे आके मिलते थे। अब जब ये उसके मुहाने पे पहुंचे चंडी स्रोत के, देखा तो जंगली हाथियों के निशान हैं और वो ऐसा लग रहा था हाथियों ने उसको अखाड़ा बना दिया है कि यहाँ पे 2 दंगल यहाँ पहलवानों ने दंगल लड़ा है। अच्छा, उन्हीं निशानों में इनके रबर सोल वाले जूतों के भी निशान मिले, तो समझ गए इनके जो दोस्त हैं श्याम और आनंद वो इस रास्ते से ही होके गए हैं। अब इनको ये चिंता नहीं थी कि वो जंगल में क्यों गए, इनको चिंता थी कि अभी तक 2.5 घंटे में वापस क्यों नहीं आए। अभी उस नाले चले, बड़े ही सावधान होकर चलने की जरूरत थी क्योंकि वहां जंगली हाथियों का आतंक था, आज भी है, और पता नहीं कितने शिकारियों की जान ले चुका है ये नाला। तो बोले बहुत ही सावधान होकर चलना है और आवाज नहीं करनी है। अब चले, करौंदे, जंगली करौंदे और झरबेरियों की झाड़ियां थी जिनके बीच में एक पगडंडी थी, उसमें चलते गए। थोड़ा आगे जाके वो पगडंडी नाले में उतर जाती थी। अब नाले में थोड़ा आगे जाके थोड़ा ऊंचा सा किनारा था, ऐसा लग रहा जैसे वो पहाड़ी हो, लेकिन एक्चुअली वो ऊंचा किनारा ही बोल सकते हैं उसको। उसके थोड़ा नीचे ही एक अंडाकार कुंड था। अब इनका इतनी सुंदरता इन्होंने देखी तो एक जगह बैठ गए और बांसुरी बजाने लगे। अब ये अपने दोस्तों को भूल के बांसुरी नहीं बजा रहे थे, अपने दोस्तों को सिग्नल दे रहे थे। और इनकी कोडिंग थी कि जैसे वो इनके दोस्त बांसुरी की आवाज सुनते, कोयल की आवाज निकाल के इनको सिग्नल देते। अब श्रीनिधि बोलते हैं कि जंगल में अगर आपको कभी किसी को संकेत देना है तो आप बांसुरी बजाइए, सीटी मत बजाइए, क्योंकि जंगल में कीचक नाम का बांस मिलता है। उसके जो पेड़ लगे होते हैं जंगल में, या उसके जो बांस के झुरमुट होते हैं, उनमें अपने आप जब सूख जाते हैं छेद हो जाते हैं, और जब तेज हवा चलती है तो उनमें हवा घुसती है और तेजी से निकलती है, तो अपने आप उनमें बांसुरी बजने लगती है। और जंगली जानवर, शेर, लेपर्ड, डियर, जंगली सुअर, इनको आदत होती है बांसुरी की आवाज सुनने की। जब देखो तब बांसुरी जंगल में बजने लगती है और वो उसको जंगल का ही हिस्सा मानते हैं। तो अगर आप जंगल में बांसुरी बजाओगे तो जानवर को नहीं मालूम चलेगा कि कोई आउटसाइड एलिमेंट जंगल में आया है। तो इन्होंने सोचा जब वो बांसुरी की आवाज सुनेंगे तो वो जो हाथी घूम रहे हैं, जो कि झुंड में अटैक कर रहे हैं लोगों पे, वो जरा सा भी
अलर्ट नहीं होंगे, वो सोचेंगे वही कीचक बांस अपने आप बज रहा है। लेकिन जब ये 4-5 मिनट तक लगातार बांसुरी बजाते रहे, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया इनके दोस्तों का, तो इनको लगता है वो रेंज में नहीं है और आगे निकल गए। अब इनको वो जो पानी की धारा बह रही थी उसके किनारे पे एक काली चट्टान दिखी, उसमें देखा तो उनके जूतों के निशान है इनके दोस्तों को, और वहां देख के ऐसा लग रहा था कि वो आराम से बैठे हैं, नाश्ता वाश्ता किया है, फिर आगे बढ़े। अब अंधेरा हो गया था और उल्लुओं की आवाजें आ रही थी और दिखाई देना धीरे धीरे कम हो रहा था। अब अभी मून भी आया था, क्योंकि आपको पहले भी स्टोरी में आपने देखा है कि जब सनसेट हो जाता है और चंद्रमा के आने के बीच में एक अंधेरे वाला टाइम होता है, जिसका जिक्र हर शिकारी करता है, कॉर्बेट भी करते थे, एंडरसन भी, कि वो अलर्ट होते थे कि अभी अंधेरा आएगा, फिर जाके मूनलाइट आएगी। ये भी वही बोल रहे हैं कि अभी अंधेरा आने वाला था और सूरज की और चंद्रमा की चांदनी आने में टाइम था, और शाम के 6 बजे थे। ऐसा लग रहा था कि मिडनाइट हो गई हो, ऐसा लग रहा था रात के 12 बज गए। अब ये बड़े संभाल के चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पैर ऐसा पड़ जाता था, कोई ना कोई पत्थर उखड़ जाता था, उखड़ के नीचे धड़ 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 कर जाता था और दुनिया भर में ऐलान कर देता था कि हाँ भैया कोई आ गया है। कभी कभी किसी झाड़ी में कोई जानवर, तीतर, बटेर या छोटा खरगोश होता है, इनको देख के तेजी से भागता है, वो भी आहट करता है। कभी कोई पक्षी है जो पेड़ पे बैठा है, इनको देखते चाय 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 करके उड़ जाता है, तो पूरे जंगल की शांति को भंग कर देता है। लेकिन वो थोड़ी देर ही करता है, जैसे ये आगे बढ़ते हैं फिर वो अपनी डाल पे आके बैठ जाता है और चुप हो जाता है। अब ये चलते रहे, बीच बीच में जहां 2 घाटियां आती है वहां ये बैठ के वहां थोड़ी देर रुक के बांसुरी बजाते थे, लेकिन जब कोई सिग्नल नहीं आता था तो फिर आगे चलते थे। अब एक जगह एकदम अंधेरी जगह पे आ गया कि बिल्कुल भी कुछ नहीं सूझ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था किस तरफ जाना है। अब इन्होंने सोचा यहाँ तो टॉर्च जलानी पड़ेगी। जब टॉर्च जलाई तो देखा कि नाले में ऐसी जगह पे है कि दोनों तरफ 10-10 फीट ऊंचे किनारे हैं, मतलब चढ़ना है तो 10 फीट चढ़ना पड़ेगा। अब कई सारी लताएं जो बेल वगैरह होती है, जंगली बेल होती है, वो है, 3-4 आम के पेड़ है किनारे पे। अब ये वहीं रुक गए, क्योंकि टॉर्च जला के चलना नहीं चाहते थे, क्योंकि हाथियों को पता चल जाता, और जब तक चंद्रमा ना आए तो इनको कुछ गिरना ही था, चलते तो गिरते। इनने कहा थोड़ी देर बैठते हैं, जब तक चंद्रमा ना उग जाए यहीं बैठते हैं, हिलना डुलना ठीक नहीं है। अब ये चुपचाप बैठे थे, तभी इनको किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, भारी कदमों की आहट। ऐसा लग रहा है कि बड़े ही दबे कदमों से कोई चल रहा है। पहले इनको लगा इनके दोस्त श्याम और आनंद के कदमों की आहट तो नहीं है, जिन्होंने टॉर्च देख ली और रोशनी और धीरे धीरे दबे कदमों से आ रहे हो। फिर इन्होंने कहा श्याम और आनंद के पैर तो नहीं है, अच्छे खासे भारी पैर है, यानी कि हाथी है। अब इनको लगा हाथी आ रहे हैं। अब कुछ भी दिख नहीं रहा था अंधेरे में, तो दोनों तरफ 10-10 फीट ऊंचे किनारे थे, तो इन्होंने कहा हाथी इतनी जल्दी 10 फीट उतर नहीं पाएंगे। फिर इनको टेंशन हुआ कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ा आगे जाके कोई ढाल हो जहां से वो जल्दी जल्दी उतर आए नीचे। अब इनको लगा कि भाई टॉर्च तो जलानी ही पड़ेगी देखने के लिए। लेकिन तब इनको हल्की हल्की सी चांदनी दिखने लगी। ये समझ गए कि चंद्रमा बिल्कुल आ रहा है, और थोड़ी देर में ही पेड़ों के बीच से चंद्रमा आ गया और पूरे में चांदनी बिखर गई, और ऐसा दिखने लगा जैसा ऑलमोस्ट दिन में दिखता है। अब इनको सब कुछ दिख रहा था, तो इनका डर खत्म हो गया, क्योंकि हाथी भी आते तो इनको दिखते। फिर वो जो कुंड था पानी का, जहां पे पानी भरा था, ये उसके किनारे बैठ गए। लेकिन बार बार इनकी सिक्स सेंस बोल रही थी कि भाई ये जो आहट आ रही है ना, इसको अवॉइड मत करो, इसकी तरफ ध्यान दो। अब जो किनारे से 10 फीट ऊंचे, उसमें पेड़ों की जड़ें थी, तो उन्होंने खींच के देखा एक जड़ को, मजबूत है, उसके सहारे वो ऊपर चढ़ गए और चारों तरफ निगाह डालने लगे। वहीं पे एक बांस का झुरमुट था, उसके अंदर खड़े हो गए, अगर हाथी हो तो इनको ना देख पाए। अब ये चारों तरफ देखा तो कुछ नहीं, लेकिन जब इन्होंने नीचे नाले में देखा तो बड़े ही दबे पांव 4-5 हाथी कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस कुंड के पास ये लोग बैठे थे। मतलब 10, आप समझ लीजिए 10 फीट नीचा नाला है, उस नाले में ही ये लोग बैठे थे, और उस नाले में ही हाथी आगे से आ रहे हैं। क्योंकि ये अभी ऊपर चले गए थे श्रीनिधि, तो इनको नाले का दूसरा हिस्सा भी दिख रहा था, ऊपर से इनको नाला दूर दूर तक दिख रहा था। अब इनको पूरा क्लियर हो गया कि ये वही 5 हाथी है जिन्होंने बस पे हमला किया था, और उनको इनकी आहट लग गई है, तो दबे पांव आ रहे हैं ताकि अचानक से आके हमला करें। अब ये समझ गए कि जब इन्होंने टॉर्च जलाया था तो वो जहां भी जंगल में खड़े थे, उनको आइडिया लग गया कि कोई इंसान यहाँ पे है। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि दबे पांव चलेंगे। इन्होंने जल्दी से चिल्लाया, शेखर, कुमार, जल्दी से ऊपर चढ़ाओ, हाथी आ रहे हैं। अब शेखर और कुमार जल्दी जल्दी वो जड़े पकड़ के ऊपर चढ़ने लगे, और हाथियों तक भी आवाज पहुंच गई। वो भी समझ गए कि उनकी प्लानिंग फेल हो गई है, वो एक्सपोज हो चुके हैं। वो भी तेजी तेजी चलने लगे, वो जो दबे कदमों से चल रहे थे तेजी से जाने लगे। अब जब विपत्ति आती है, जब बुरा टाइम आता है, तो कह के नहीं आता है। इनका एक दोस्त शिशिर, जो उसको जंगल का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, पहली बार ऐसे एक्सपीडिशन पे आया था, तो जब सारे लोग चढ़ने लगे तो या तो उसका हाथ छूट गया, गिर गया, या उसकी जड़ कमजोर थी, टूट के गिर गई। वो नीचे गिर गया और सिर के बल गिरा, बेहोश हो गया। बाकी दोनों दोस्त विपिन और कुमार ऊपर पहुंच गए थे। अभी इनका एक दोस्त शेखर नीचे ही था। वो शायद जानबूझ के नीचे था कि उसको पता था शिशिर नया बंदा है,
तो इसलिए वो चाह रहा था शिशिर चढ़ जाए तब वो चढ़े, तो वो फट से आधा चढ़ा था, कूद के नीचे आ गया और इसको अपने कंधे पे लाद कर शिशिर को ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन हाथी तेजी से पास आ रहे थे, मुश्किल से 100 फीट की दूरी पर थे और वो तेज तेज चल रहे थे, तो उनके पैरों से जो पत्थर उचट रहे थे उनकी भी आवाज आ रही थी। और जो सबसे आगे हाथी चल रहा था, जो लीडर था, उसके दांत चमक रहे थे चांदनी रात में, वो पागलों की तरह से बहुत तेजी से चल रहा था और हूं की आवाज निकाल रहा था। वो बीच बीच में चिंगाड़ भी रहा था, जैसा लग रहा था कैनोडियन इंजन है। शेखर भी समझ गया था कि उसका और शिशिर का बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि हाथी जिस तेजी से आ रहे हैं तो घबराहट में आदमी की हिम्मत और टूट जाती है। लेकिन श्रीनिधि बोलते हैं कि शेखर जिस नेचर का आदमी था कि वो आखिरी दम तक हार नहीं मानता था, मतलब आखिरी दम तक लड़ता था। उसने शिशिर को कंधे पे लादा, जड़ पकड़ी और पूरी ताकत लगा के ऊपर चढ़ने की कोशिश की। श्रीनिधि बोलते हैं कि आंख में आंसू आ गए कि कितने दोस्त हैं जो अपने दोस्तों को बचाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, यहां मैं एक बात याद दिलाऊं कि जब हम पैटरसन की बुक कर रहे थे और जहां पे पैटरसन ने बोला था कि साथी अपने बीमार साथी को छोड़ के चले गए और ये अपने आदमियों को लेके पहुंचे, तो देखा वो आदमी मर गया था कि अपने साथियों द्वारा दगा देने से, और लायन की आवाज सुन के वो डरा हुआ था, इसलिए उसकी डेथ हो गई थी। तब मैंने ये बात बोली थी कि जनरली ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो जो राइटर लिख रहा है वो हमें मानना पड़ेगा। जब मैंने बोला था कि राइटर अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं एक बात बता रहा हूं कि चाहे इंडियन हो चाहे दूसरा हो, कोई भी अगर आप ग्रुप में होगे, अगर कभी भी दोस्तों के साथ कोई जा रहे हैं, जनरली आप देखोगे कुछ मौका परस्त लोगों की बात छोड़ दी जाए तो 99% अगर अपरिचित आदमी भी है ना, आपके ऊपर कोई मुसीबत आई है तो आदमी मदद करने के लिए आते हैं। आज कभी भी आप खबर सुनते होंगे कि एक दोस्त को बचाने के लिए 3 दोस्त डूब गए, अक्सर खबरें आती है। अभी दुर्गा विसर्जन में कलकत्ता बंगाल में कहीं पे था कि अचानक से नदी का पानी बढ़ गया था, वो वीडियो वायरल हुआ था। अगर आप देखोगे तो पानी बढ़ रहा है, उसमें जो किनारे के लोग हैं वो कूद कूद के नीचे जा रहे हैं और लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उन बचाने वालों में ही कईयों की जान चली गई हो। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हर आदमी के अंदर का जो देवता, हर आदमी में एक देवता और एक दानव होता है, वो देवता जाग जाता है और जनरली लोग मदद करते हैं। इसलिए मुझे यकीन नहीं हुआ था जो पैटरसन ने लिखा था कि इतने सारे आदमी अपने बीमार साथी को छोड़ के चले गए और पैटरसन फिर बचाने आए। थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा था, क्योंकि अगर लायन आ जाता अचानक से भागते तब तो वह समझ जाता कि हाँ भाई आनन फानन भागा, जिसको जहां नाक की सिद्ध की भाग गया। ऐसा नहीं था, वो लायन आया नहीं था, बाहर से हड्डियों चटकने की आवाज आ रही थी, सिर्फ बच के जा रहे थे। ऐसे में जनरली 2-3 लोग मिलके उठा लेते बीमार को, ऐसे नहीं भागते। जनरली ह्यूमन नेचर क्या होता है कि अगर आपके सामने कोई आदमी केले के छिलके में फिसल के गिर जाए, जितने खड़े होंगे सबकी हंसी छूट जाएगी। मैं बता रहा हूँ ह्यूमन नेचर, क्योंकि वो एक छोटी सी चीज है और सबकी हंसी आती है। कोई गिरता है, लोगों को मजा आता है, लेकिन वहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी का खून आ जाएगा, किसी को हंसी नहीं आएगी, सारे दौड़ पड़ेंगे उसको बचाने के लिए। अब इस स्टोरी में वापस आ जाते हैं। अब वो शिशिर जो है ऊपर नहीं चढ़ा था, जड़ के पास पहुंचा था। अब ये सोचने लगे कि क्या करें, कैसे इसको बचाएं। तो इनके पास एक कंबल का ढेर था, कंबल था। इन्होंने कंबल वो नीचे फेंक दिया हाथियों की तरफ। अब इन्होंने जब ऊपर 10 फीट ऊपर से फेंका था कंबल, तो करीब वो 50 फीट दूर तक चला गया था और वो हाथी जहां आया था उसके पास ही गिर गया। हाथी रुक गया और उसमें अपनी सूंड फेरने लगे। और जो हाथी जो किसी को देखते हैं वो साइज नहीं स्मेल से पहचानते हैं, और उस कंबल से आदमी की गंध आ रही थी, तो उनको लगा ये आदमी है। तो इसमें क्या हुआ, हाथियों ने सारा फोकस उस कंबल की तरफ कर लिया। बोले अगर आपको बैल से बचना हो, जंगली सुअर से बचना हो, किसी से भी बचना हो, तो जनरली अगर आपके पीछे कोई जानवर पड़ा है और इस तरह की आप चीज फेंक दोगे, थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और आपको बचने का मौका मिल जाएगा। अगर आपको याद हो कि जब वो रंगा की लंगोटी उतार ली थी टाइगर ने एंडरसन वाली कहानी में, बायरा वाली कहानी में, तो 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए टाइगर का ध्यान भी लंगोटी की तरफ चला गया था और तभी बायरा को, तभी रंगा को ऊपर चढ़ने का मौका मिला था। अब वो हाथी जो आगे वाला था उस पर कुचलने लगा बुरी तरह से। उसके 4 साथी आए, वो भी उसको कुचलने लगे। उनको लगा चांदनी रात में कि वो एक आदमी को कुचल रहे हैं। अब उनमें कंपटीशन हो रहा था कि कौन इसको पहले कुचलेगा, और आपस में इनमें थोड़ा सा झगड़ा भी हो रहा था। इतनी देर में इन्होंने रस्सियां नीचे लटका दी और रस्सी से शिशिर को लेके शेखर ऊपर आ गया। अब ये शिशिर का और शेखर का ऊपर आना था और दूसरे हाथी का उधर से चलना था, क्योंकि वो थोड़ा समझदार था। वो समझ गया था कि ये गलत चीज है जिसको ये कुचल रहे हैं, असली आदमी तो सामने है। वो इधर को चला, लेकिन उतनी देर में शिशिर और शेखर ऊपर रस्सी से खींच लिए गए थे। अब शिशिर को हल्का हल्का होश आ गया था, लेकिन इनको लग गया था कि भाई हाथियों को पता चल गया है कि हम लोग ऊपर है, क्योंकि उन्होंने शिशिर और शेखर को ऊपर चढ़ते देखा है। तो पक्का कहीं से जुगाड़ करके ऊपर चढ़ेंगे। उसके पहले ही किसी मजबूत पेड़ पे चढ़कर
सुरक्षित हो जाना ठीक रहेगा। तो इन्होंने, इनके पास हथियार थे, इन्होंने वहां बांस का झुरमुट जहां ये खड़े हुए थे 20-25 बांस काट दिए वहां से, और उस एक पेड़ था उसके ऊपर मचान बना दिया। अब यहाँ से इन्होंने जल्दी जल्दी घास तोड़ी और मचान के ऊपर बिछा दिया ताकि गद्दे का काम करे। इनको लगा था कि मचान कच्चा बनेगा, जल्दी में बनाए, लेकिन वो बांस ऐसे थे कि जब ये बैठे थे उनको लगा इन सारों के बैठने के बाद 2-3 आदमी और बैठ जाते तो भी वो नहीं टूटता। अब ये सारे के सारे उस मचान पे चढ़ गए। अब मचान में जो बीच में छेद थे उससे नीचे झांकने लगे, तो देखा तो हाथी नीचे नहीं है, देखा नाले की तरफ तो अभी भी नाले में ही खड़े हैं, ऊपर चढ़ने की उनको कोई जल्दी नहीं है। अब इनको नीचे से सुनाई दी एक पैरों की आहट, झांक के देखा तो श्याम खड़ा है। इन्होंने कहा श्याम तुम? बोला हाँ, चौंक क्यों रहे हो, ऊपर हम लोग की जगह तो है ना। इन्होंने कहा भाई तेरे लिए जगह नहीं होगी, आजा। वो बोला आनंद का है। बोला भाई मैं भी यही हूँ। एक झाड़ी में से निकल के आनंद आया। अब इन्होंने उनको ओढ़ने के लिए कंबल दिया और पूछा भाई हम तुम्हें ढूंढने के लिए निकले थे और तुमने हमें ढूंढ लिया। उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? बोले भाई जब तुम लोग बांस काट रहे थे ना तो उसकी आवाज जंगल में दूर दूर तक जा रही थी, उससे हमें पता चल गया कि कोई ना कोई यहाँ आया, छुपते छुपाते आए तो देखा तुम लोग थे। तो इन्होंने कहा भाई तुम किसी संकट में फंस गए थे क्या, कि तुम कहाँ फंसे थे? तो बोला हाँ भाई हम मुश्किल में फंसे थे, एक पेड़ पे चढ़ के जान बचाई थी, 5 हाथियों ने हमें घेर लिया था। ये आनंद और श्याम बोल रहे हैं, वो 2 बंदे जो पहले निकल गए थे जो अभी आके मिले हैं। बोले पता नहीं क्या हुआ, अचानक से हाथी हमें छोड़ के कहीं और चले गए। तो हुआ यह था जब इन्होंने टॉर्च जलाई तब हाथी इनको, श्याम और आनंद को घेर के खड़े थे, लेकिन टॉर्च देख के वो इन लोगों की तरफ, श्रीनिधि और इनके जो विपिन वगैरह शिशिर शेखर है इनकी तरफ आ गए थे। तब श्रीनिधि ने कहा भाई वो किसी ने ध्यान नहीं डाइवर्ट किया था, हमारे पीछे आ गए, तुम्हें छोड़ के हमारे पीछे पड़ गए थे, और अगर वो कंबल नहीं फेंका होता तो 1-2 बंदे कम हो जाते। फिर उन्होंने बताया वो देखो दूर वो खड़े हैं अभी भी। अरे उन्होंने कहा ये तो वही हाथी है जो हमारे पीछे आए थे। अब आनंद बोलता है कि ये जो हाथी बिगड़े हैं उसका कसूर श्याम का है। बोले वो कैसे? बोले इसने गुलेल में एक कंचा चढ़ा के उनके पैर पे मार दिया था, तब वो बिगड़े हैं। तो वो श्याम बोलता अच्छा मैं कंचा नहीं मारता तो वो इतने बिगड़े नहीं थे, बस के तो पीछे पहले ही दौड़ चुके थे। तो श्रीनिधि ने कहा भाई इसने कंचा मारा, चलो गलत किया, लेकिन अगर ये नहीं मारता तो भी पीछा करते, वो खूनी हाथी है, क्योंकि हमने तो कोई कंचा नहीं मारा था, हमारे पीछे क्यों आए? तो उन्होंने कहा भाई तूने जब गुलेल मारी थी तो हाथियों ने तुम्हें पकड़ा कैसे नहीं, क्योंकि हाथी तो आदमी से तेज दौड़ता है। तो वो बोलता है मैंने जब गुलेल मारी थी वो एक पहाड़ी पे चढ़े हुए थे, जब तक वो पहाड़ी से नीचे उतरे तब तक 2-3 मिनट का टाइम मिल गया और हम एक पीपल के पेड़ पे चढ़ गए। पीपल का पेड़ इतना मजबूत, इतना चौड़ा तना होता है कि जनरली हाथी नहीं गिरा पाते। अब इन्होंने भाई तुम चढ़े कैसे, तो वो पूरा किस्सा बताने लगा श्याम कि जब हम पीपल पे चढ़ रहे थे तो इतना मोटा तना था कि ग्रिप में नहीं आ रहा था, और इतना चिकना था कि हम जब पैर रख रहे थे तो बार बार स्लिप मार रहे थे। उधर हाथी उस पहाड़ी से नीचे उतर के अब नाले में चढ़ रहे थे तो वो उनके भी पैर स्लिप कर रहे थे। तो एक पेड़ को अपनी सूंड से पकड़ते थे और उसके सहारे से बारी बारी से हाथी ऊपर चढ़ रहे थे। जब संकट आता है तो फिर कैसे भी आदमी जुगाड़ करता है, तो बोला कैसे भी करके हम जल्दी जल्दी उस पीपल के पेड़ पे चढ़ गए, और अगर 1-2 मिनट की देरी हो जाती तो हमारा काम तमाम हो जाता। तो बोले उसके बाद क्या हुआ? बोले उसके बाद हाथियों ने घेरा डाल दिया उस पेड़ के नीचे कि ये कब तक ऊपर टंगे रहेंगे, कभी तो नीचे उतरेंगे, और ये भी सच था कि कब तक हम भूखे प्यासे बैठे रहते वहां पे। लेकिन तभी तुम लोग ने टॉर्च जलाई उधर और हाथी उस साइड चले गए। लेकिन बोले वो उसमें देखने लायक बात यह थी कि जब हाथी नीचे उतर रहे थे उस पहाड़ी से तो वो अपने चारों पैर आगे करके अपने हिप्स के दम पे नीचे स्लिप कर रहे थे। कई पत्थर उनके वजन से उखड़ते जा रहे थे और एक एक करके स्लाइड करते, जैसे बच्चे स्लाइड करते हैं वैसे आ रहे थे वो नीचे। अब उनने पूछा भाई ये सब छोड़े, बताओ खाने के लिए कुछ लाए हो? तो बोला खाने का सामान तो शिशिर के बैग में है, बाकी पानी पीना है तो नीचे जो पहाड़ी नाला है वहीं से मिलेगा। अब उन्होंने नीचे उतर के पत्ते तोड़े ताकि वो प्लेटों का काम करे और खाने पीने का सामान निकाला। अब उसमें 2 दर्जन केले थे, बिस्किट थे, बहुत सारे पेड़े थे, दाल मोठ थी। बोले इतना सामान था कि अगर 2-3 लोग और आ जाते तो उनका पेट भर जाता। अब इन्होंने सोचा कि इसी मचान में सोते हैं आराम से, लेकिन सोने के पहले इन्होंने सोचा कि एक नजर मार ली जाए हाथियों के ऊपर। तो देखा अभी भी शांत होकर उसी नाले में खड़े हैं। तो उन्होंने कहा क्या चक्कर है, नाले में क्यों खड़े हुए हैं? अब ये सोते रहे लेकिन रात भर इनको नींद नहीं आई, क्योंकि किसी के चलने के कदमों की आहट रात भर इनको सुनाई देती रही। इनको लगा कोई भालू होगा जो कि बेर इस तरह के कुछ फल खाने आया होगा और वो नीचे से निकल रहा है। अब अगले दिन ये सुबह चले नहीं थे उतर के, रास्ते में 2 बंदूक वाले मिले। उनमें से शायद एक फॉरेस्ट ऑफिसर था और दूसरा शिकारी। उस टाइम पे परमिट लेके शिकार करना वैलिड था, तो वो कोई रहा होगा। तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने इनसे पूछा आप लोग किधर से आ रहे हैं? तो इन्होंने कहा पास से ही आ रहे हैं, बताइए। ऑफिसर ने पूछा रात को जंगल में ही थे? इन्होंने कहा हाँ। बोला आप लोग को पता नहीं है कि इस जंगल में मैन ईटर टाइगर्स घूम रही है और पिछले 15 दिन में 2 आदमी खा चुकी है? अगर आपको पता होता तो शायद आप हिम्मत नहीं कर पाते जंगल में रुकने की। इन्होंने कहा साहब साहस करते या ना करते अलग बात है, लेकिन यह है कि हमें उस
मैन ईटर टाइगर्स के बारे में कुछ पता नहीं था। तो बोले अब तो जान गए ना, अब आप सुरक्षित होके जाइए और संभल आगे से ऐसी गलती मत करना, क्योंकि वो केवल रात में अटैक नहीं करती, दिन में भी अटैक कर देती है। वो फॉरेस्ट ऑफिसर लोग चले गए तो शेखर ने कहा रात भर जो हमें पैरों की आहट सुनाई दे रही थी, लगता है वो मैन ईटर टाइग्रेस ही थी। तो श्रीनिधि ने कहा हो सकता है। अब ये लोग वापस कामराज मंदिर पहुंच गए और वहां पे जो बस्ती थी पुजारियों की, उन लोगों ने बताया कि वो मैन ईटर टाइग्रेस 2 लोगों को मार चुकी है। एक तो कोई राहगीर था, यात्रा पे आया था, दूसरा एक लड़की को। बोले लड़की की कहानी बहुत दुख भरी है। उसके 2 भाई चरवाहे थे जो पास में गाय भैंस चराते थे और लड़की उनके साथ रहती थी। तो उन भाइयों ने क्या किया था, पेड़ पे एक मचान बांध लिया था। जब उनकी भैंसें चरती थी तो वो खेल खेल में ही मचान में बैठ जाते थे, कभी हंसते खेलते, कभी आराम करते, खाना भी उस मचान पर ही खाते थे। अब उनकी एक छोटी बहन जो केवल 10 साल की थी, उसने जिद किया कि मैं भी उस मचान पर बैठूंगी जिसके बारे में तुम लोग बातें करते हो। इन्होंने कहा वो घना जंगल है, वहां जानवर है, तुम नहीं जा सकती। लेकिन बहन थी, वो जिद पे अड़ गई। तो भाइयों की एक नहीं चली, उन्होंने कहा ठीक है चलो। अब वो बैठी, उसको बड़ा मजा आया तो बोली अब मैं रोज चलूंगी तुम्हारे साथ। अब भाई ऊपर खाना खा रहे थे, पानी कम पड़ा तो उन्होंने बहन से कहा कि वहां से पानी ले आओ। तो वो छागल लेके झरने में पानी भरने चली गई। अब जब उसने सिर उठाया, देखा एक धारीदार जानवर खड़ा है। उसने कभी टाइगर को देखा नहीं था। अब इन भाइयों को टाइगर दिख नहीं रहा था क्योंकि ये नीचाई में थी, झरने के अंदर थी। जैसे इसने हुलिया बताया कि एक जानवर है, धारियां धारियां हैं, भाइयों का टेंशन लग गया। वो समझ गए ये तो टाइगर है। अब जैसे उन्होंने झांक के देखा तो देखा कि टाइगर बहन की तरफ चला आ रहा है। भाइयों की हिम्मत भी रुक गई, गला रुंध गया, उनके हाथ पैर काम करना बंद हो गए। और भाइयों को देखते देखते ही 10 साल की लड़की को टाइगर्स लेके चली गई। बाद में केवल उसकी धोती मिली, उसकी हड्डियां तक नहीं मिली। ऐसा लगता है जैसे उसकी हड्डियां में निकल गई। अब जो युवक पुजारी था, वो पुजारियों की बस्ती, जैसे बायरादा पुजारी था वहां साउथ में, वैसे ही यहाँ पे पुजारी थे। उसने बताया कि यह घटना 12 दिन पहले की है और उसके बाद से दूसरा कोई अटैक मैन ईटर ने नहीं किया है। लगता है वो कहीं और चली गई है। बोले अगर टाइग्रेस यहाँ पे होती तो उसके पग मार्क मिलते, और वो बूढ़ी टाइग्रेस है क्योंकि जब उसके पग मार्क मिलते हैं तो उसमें दरारें मिलती हैं। जैसा कॉर्बेट ने भी डिस्क्रिप्शन बताया था कि जितनी ज्यादा बूढ़ी शेरनी या शेर हो जाता है, उसके पैरों में दरारें होती है। उससे पग मार्क देख के ही मालूम चल जाता है कि ये बूढ़ा है। तो इनको बड़ा अफसोस हुआ कि अभी ये हाथियों के चक्कर में थे। अगर मैन ईटर टाइग्रेस होती तो इन लोगों की मुलाकात उससे भी होती और इनको एडवेंचर मिलता। तो दोस्तों इस कहानी के 3 पार्ट मैंने आज कवर कर लिए, बाकी अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।